नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है और आपको मालूम है कि बिहार में अब महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए की सरकार हो गई है। देखिए, आपको बता दें कि जैसे ही बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ वैसे ही तेजस्वी यादव ने भी बड़ी बात कह दी, साफ साफ कह दिया कि अब भी खेल बाकी है। आपको बता दें कि आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को चुप कराते हुए बड़ी बात कह दी और जवाब दिया है कि बिहार में अब कोई खेला नहीं होगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे आरएलजेडी प्रवक्ता राहुल कुमार से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नमस्कार जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बिहार में अब महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है, यानी कि अब आप लोग सरकार में आ गए। पहले तो खूब बधाइयां राहुल जी। जी शुक्रिया आपका। जी, क्या कहना चाहेंगे? अचानक से सत्ता परिवर्तन कैसे कैसे हो गया? प्रस्ताव किधर से आया? देखिए, बात इतनी सी है कि बिहार ने मैंडेट एनडीए को दिया था। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जी मैंडेट एनडीए को मिला। बीच में कुछ ऐसी परिस्थिति बनी जहां पे नीतीश कुमार जी ने कहिए कि एक राजनीतिक भूल उन्होंने किया जी। और पिछले 1.25 साल या कहिए 1.5 साल उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के साथ सरकार चलाने का काम किया जिनकी छवि बेहद ही खराब है या उस परिवार की बेहद खराब रही है। उनके अनुभव उनको लेकर के बिहार के अनुभव बेहद खराब रहे हैं। और पिछले 1.5 साल से अगर आप देखेंगे बिहार के अंदर तो जिस तरह की राजनीति चल रही थी जी। मुझे लगता है कि उससे बिहार को निकालने में जिन परिस्थितियों ने काम किया वो सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं, जो वापस कहिए कि एक नई परिस्थिति बनाने का काम किया और अब बिहार सुकून में है और एक खुली हवा में सांस लेता हुआ दिखा। क्या बात कर रहे हैं? बिहार अब सुकून में, पहले सुकून में नहीं था बिहार। अगर था जी तो जिस तरह की चीजें हुई, आप देखिए, आप भूमि सुधार मंत्री या कहिए कि भूमि राजस्व मंत्री जिनको कहते हैं, पिछले दिनों उन्होंने कई स्तरों पर ट्रांसफर पोस्टिंग करने का काम किया जहां पे ये भनक आई कि बड़े पैमाने पर खेला हुआ है। आपको पता है नीतीश कुमार जी इन सब चीजों से बिल्कुल चिढ़ जाते हैं। करप्शन को लेकर के उनकी नीति बहुत स्पष्ट है। बिहार के अंदर साफ साफ है कि एक सुशासन की स्थिति होनी चाहिए, लेकिन जिस परिवार को जिसके मुखिया को और जिस सरकार में डिप्टी सीएम की भूमिका में जो व्यक्ति हो और उन पर ये सीधे आरोप हैं कि लैंड फॉर जॉब मतलब जमीन लिया उन्होंने नौकरी के बदले, तो यहाँ जमीन नहीं ले रही थी उनकी जो मंत्री थे या जो जिन लोगों ने भी ये काम किया, तो नीतीश कुमार जी ने उसको पलटने का काम किया और ये चीजें लगातार हो रही थी। शिक्षकों की जैसे भर्ती हुई तो ये कहा गया कि भाई तेजस्वी जी के प्रभाव में किया गया। तो मैं बहुत स्पष्ट मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, इस सरकार के बनने के ठीक पहले मुश्किल से 2-3 महीना पहले 45,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। तो ये ट्रेंड चला आ रहा है। 45,000 कहाँ लाखों लाख लोगों की भर्ती। देखिए, यही दिक्कत है, दिक्कत यहीं पे है लोगों को। आप जो बात कह रहे हैं, कहाँ किसके नेतृत्व में सरकार चल रही थी, एक ट्रेंड होता है। लेकिन आपको याद होगा, मैं वही बात, सिर्फ एक तरीका बदला गया। नीतीश कुमार जी से हम लोग पहले से भी ये डिमांड कर रहे थे कि शिक्षकों की भर्ती एक बीपीएससी के माध्यम से भर्ती परीक्षा हो और उसमें जो बेहतर हो वो आए। लेकिन इनका चिढ़ कहां पे हुआ? चिढ़ इस बात से हो गया मुख्यमंत्री जी नहीं, अच्छा, डिप्टी सीएम के कुनबे को कि जैसे ही ट्रांसफर पोस्टिंग को सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया तो पूरी बेचैनी खुल करके आ गई। क्योंकि ना तो नौकरी में आप कुछ ले पाए और ट्रांसफर पोस्टिंग में भी आप सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया। किसी भी व्यक्ति को कहीं भी जा सकता, आप एक व्यक्ति का भी आप नहीं बता सकते हैं कि उसको कहीं से भी पैरवी या उससे जो है उसकी सीटें बदल गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो ये सारी चीजें थी वो बेचैनी, आप समझिए कि लगातार तेजस्वी जी का कुनबा एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए सुनील कुमार के द्वारा अपशब्द कहलवाना, जगदानंद बाबू से अपशब्द कहलवाना या उनके तरफ से एक ऐसी तरह की भाषा में बात होना। उनके बेटे सुधाकर जी का आप देख लीजिए, शिक्षा मंत्री जिनको पढ़ाने का काम था वो धर्म को लेकर के किस अतिरेक तक चले गए। फिर फतेह बहादुर की आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी को
केंद्र में रख करके लगातार ऐसी कई बातें कही गई। इवन जब सरकार के अंदर चीजें थी, अस्थिर थी, तब रोहिणी आचार्य का जो बयान आया, नीतीश कुमार जी ने तो जो बात कही वो तो कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में कही कोई बात कि भाई हम परिवारवाद के खिलाफ हैं और हम अपने जीवन में भी उसको लागू करते हैं। लेकिन ये भी तो कहा कि बहुत सारे लोग हैं, हाँ, बहुत सारे लोग हैं, तो उन्होंने एक बड़े फ्रेम में कहा कि जो लोग गठबंधन में रह के ऐसी बातें क्यों नहीं करेंगे। अगर हम नैतिकता बेच करके राजनीति करेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम नैतिक राजनीति करेंगे तो हम बात करेंगे। मतलब राहुल जी के भी तेवर और अल्फाज बदले बदले ऐसा दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अब आप बदले हुए तेवर पे मैं जो बात कह रहा था, समरीन जी आप मुझे बताइए, जितनी बातें मैं कह रहा था, मैं एक लाइन इसका जवाब मैं देता हूँ। आपने तेवर पर बात की कि जितनी बातें मैंने कही थी पिछले 1.25 साल में, वो सभी बातें अक्षरशः सही हुई कि नहीं हुई। नीतीश कुमार जी क्या सिर्फ, आपने तो ये भी कहा था कि अब कोई गठबंधन नहीं। नीतीश कुमार जी क्या सिर्फ वापसी नहीं होगी? सुनिए पहले मेरी बात, क्या नीतीश कुमार जी सिर्फ इसलिए आए कि उनको मुख्यमंत्री बनना था? वो तो मुख्यमंत्री थे ही, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी ना जो उनको परेशान कर रही थी, वो असहज कर रही थी। वो क्या था? जो उनके गठबंधन दल के जो प्रमुख साथी थे उनकी तरफ से जो चीजें आ रही थी, और राजनीति का जो एक सिस्टम होता है कहीं न कहीं उसको तार तार किया जा रहा था। ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि प्रस्ताव किधर से आया? उधर से प्रस्ताव आया या इधर से प्रस्ताव गया? देखिए, हम सिर्फ अंतिम परिणति पर बात करेंगे। प्रस्ताव नीतीश जी की तरफ से गया हो या प्रस्ताव बीजेपी की तरफ से गया हो या एनडीए की तरफ से गया हो, हम यही समझते हैं कि जिन परिस्थितियों में बिहार की जनता ने एनडीए को मैंडेट दिया, वापिस नीतीश कुमार जी ने उस मैंडेट का सम्मान किया और अब अपनी जगह भूल चूक हुई अब वापिस आ गए हैं। तो हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी भी अब अच्छे से चलेंगे और बिहार भी बहुत बेहतर करेगा। बिहार भी बेहतर करेगा। अच्छा ये बताइए कि छोटे भाई खुश हैं? मतलब एकदम सच्चाई से बताइएगा कि बड़े भाई की वापसी से छोटे भाई खुश हैं, नाराज हैं या असहज महसूस कर रहे हैं? देखिए, कल से मीडिया के अंदर ये चीजें चलाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये प्लांटेड तरीके से मिसकोट किया जा रहा है, या सूत्रों के हवाले से ये चलाया जा रहा है कि हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी नाराज हैं। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं और बहुत जिम्मेवारी से कि जो बातें कही गई कि नड्डा जी ने उन्होंने फोन किया और इसलिए वो नाराज थे पहले से, और जब उनको समझाया गया या मनाया गया तब वो वापस आए, ऐसी कोई बात नहीं है। समय निर्धारित नहीं था राज्यपाल जी के यहाँ कि कितने बजे कार्यक्रम होगा, और इनका काराकट के क्षेत्र में जहां इनको चुनाव लड़ना है वहां पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। चुनाव लड़ना है मतलब सीट फाइनल? नहीं, हमारी इच्छा होगी ना कि हम इस सीट से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे नेता उसी सीट से लड़ेंगे, ये बहुत क्लियर है। ये बहुत क्लियर है कि हमारे नेता की पहली पसंद की जो सीट है और अंतिम पसंद की जो सीट है वो काराकट है। तो वो उस क्षेत्र में जा रहे थे, इसी बीच तय हो गया कार्यक्रम। आप देखिए किस वक्त इन्विटेशन के लिए गए राज्यपाल के यहाँ ये लोग, सभी लोग लगभग 2 बजे के आसपास, और 5 बजे का समय तय हुआ। क्या फोन आने का समय 2 बजे से पहले था या 2 बजे के बाद था? अगर हम 2 बजे कार्यक्रम निर्धारित हो गया कि भाई शाम में 5 बजे कार्यक्रम है और हम निकल जाते, तब तो मेरी नाराजगी की बात समझ में आती। लेकिन अगर कार्यक्रम का समय ही नहीं तय हुआ और आप कहीं चले गए, तो इसको नाराजगी से क्यों जोड़ा जा रहा है? और जैसे ही पता चला कि भाई ये कार्यक्रम है, ये शेड्यूल है, तुरंत वहां से हमारे नेता वापस आए। इसमें कहीं से लेकिन मैंने कई मीडिया हाउसेस की खबरों में देखा कि नाराज थे, उनको मनाया गया और दुखी हैं। बिल्कुल निराधार है और हमारे नेता की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। अच्छा राहुल जी ये बताइए कि बातें कई तरह की हो रही हैं, चर्चाएं मार्केट में बहुत ज्यादा हो रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में अब अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। क्या सच्चाई है इसमें? क्या ऐसा भी हो सकता है कि जैसा कि कहा जा रहा है कि अब तो नीतीश कुमार वापस आ गए, अब तो सीटों में भी पेच फंसेगा? देखिए, मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। नीतीश कुमार जी भी आ गए हैं, फिर आपका अगला सवाल होगा कि सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम हो गए हैं। तो राजनीति की सीमा अगर किसी की समझ इसी लेवल तक है, तब तो नीतीश कुशवाहा जी को बुलाने की जरूरत ही क्यों थी? कहीं न कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार की राजनीति के एक्स फैक्टर हैं, और वो एक्स फैक्टर उनकी उपयोगिता को साबित करता है। और उपेंद्र कुशवाहा जी सिर्फ
और सिर्फ कुशवाहा समाज के लीडर नहीं है। जिस वक्त जदयू ने तय किया कि हमको इस गठबंधन से बाहर जाना चाहिए, उस वक्त नीतीश कुमार जी की जगह पे उपेंद्र कुशवाहा ने स्टैंड लिया और बिहार की जनता के मैंडेट को स्वीकार किया कि वो सही है। कार्यकर्ताओं को की जो आवाज थी उसको उन्होंने समझा, और जब हम एक सिद्धांत की राजनीति करते हैं तब वहां उपेंद्र कुशवाहा की उपयोगिता सभी को समझ में आती है। नहीं तो अगर जो अलग थलग की जो पॉलिटिक्स बताई जा रही है तब तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को बुलाने की जरूरत ही क्यों थी। और अगर बुलाया गया और नीतीश कुमार जी से भी उनकी मुलाकात राजभवन में हुई है, नड्डा जी से भी मुलाकात हुई है, चिराग जी से भी हुई है, सम्राट चौधरी जी से भी हुई है, उमेश कुशवाहा बगल में बैठे हुए थे। अगर ये पूरी तस्वीर को आप देखेंगे तो आप जो लोग वहां थे सभी की भूमिका तय है इस गठबंधन में, और उस भूमिका में हमारे नेता इस पूरे गठबंधन के लिए एक विश्वसनीय और सैद्धांतिक ठीक है राहुल जी, बिल्कुल ये सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि चिराग से भी हमने बातचीत की थी, उन्होंने साफ कहा कि हमारे कई सारे कंसर्न्स थे, कुछ कंसर्न्स सुलझ गए हैं और कुछ अब भी बाकी हैं, और हमारी मीटिंग होगी अमित शाह से और पीएम मोदी से भी, यानी कि आला कमान से मीटिंग होनी है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के भी कुछ कंसर्न्स हैं जो बाकी हैं और उसके बाद मीटिंग होगी आला कमान से? देखिए, इसमें भी मैं बहुत साफ शब्दों में मैं कहूं कि हमारी बातचीत एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व हैं बीजेपी के खास करके, अच्छी मुलाकात कल भी हुई है। हाँ बिल्कुल, कल भी हुई है। नड्डा जी से कल भी मीटिंग हुई, जब वहां पे बातचीत हुई है, जब फोन पर बात हुई है, अच्छी देर लंबी बातचीत हुई है, तो इसको मैं एक मुलाकात के शब्द में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप कम्युनिकेशन किसी से आप करते हैं तो आपकी जब बातचीत होती है तो 1 to 1 बातचीत हो रही है ना, कोई कॉन्फ्रेंस पे तो बात क्या आगे भी होगी? तो हाँ बिल्कुल आगे भी होगी। मतलब जब तक जो सीटें हमें बताई गई हैं कि आपकी इतनी संख्या में सीटें होंगी वो तय है, ये आश्वासन हमें कल भी मिला है। ठीक है, कल भी बोल दिया गया है कि सीटें कम हाँ, जो सीटें आपको बताई गई हैं वो आपको मिलेंगी। अच्छा। अब कौन कौन सी सीटें होंगी ये तो बात करेंगे ना हम लोग, और ये तो जब सभी गठबंधन के दल बैठेंगे सभी अपनी अपनी सीट देंगे। मैं पहले भी आपको कह रहा था, अगर जदयू भी आया है तो उसके भी अपने कंसर्न होंगे, उसकी भी अपनी सीटें होंगी। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि कंसर्न्स बचे हुए हैं, मीटिंग होने वाली हाँ, लेकिन ये कंसर्न ऐसा नहीं है कि हमारी बातचीत टूट जाएगी जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपने यहाँ पर एक बात कही राहुल जी, आपने साफ कहा कि सीटों को लेकर जो हमें तय कहा गया है कि आपकी ये सीटें तय हैं वो मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन अगर मान लीजिए उस पर भी अकाल पड़ जाता है तो उसके बाद क्या होगा? देखिए, क्या इंडिया छोड़ दीजिएगा? मैंने पहले भी कई बार समरीन जी आपसे बातचीत में मैंने कहा है कि हमारे नेता ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस देश के हित में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। जो चीजें पिछले कुछ सालों में हुई हैं उसको और गति देना है। हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, सीटें कम नहीं हुई तो चला लीजिएगा, बिल्कुल इस बात का शब्द मैं बोल रहा हूँ कि निस्वार्थ भाव से मैं एनडीए में हूँ। अच्छा, मतलब कम भी हुई तो चलेगा। अब इस शब्द पे आप जोर क्यों दे रही हैं कि कम होगा तब भी चलेगा? आप कह रहे हैं नहीं, जो बात आप कह रही हैं वही कहूँ मैं, ये तो जरूरी नहीं है ना जी। हम तो समझने की कोशिश कर रहे हैं आसान भाषा में। मैं आसान शब्दों में मैं कह रहा हूँ कि हमारा लक्ष्य बड़ा है। ठीक है, बिहार को एक परिस्थिति से बाहर निकाल करके एक अच्छी स्थिति में लाना था, हम वहां तक आ गए। अब जाहिर सी बात है कि जो भी उसके पार्टनर्स हैं सभी लोग एक साथ बिहार के हित में तय करेंगे जो सीटें हमें बताई गई होंगी। तो ये तय बात है कि जब जदयू को ये बात हुई होगी तो जदयू को भी बताया गया होगा। संख्या तो 40 ही है, तो जो सीट हमको बताई गई है, जो सीट बीजेपी ने खुद के लिए तय किया या जदयू के लिए कोई सीट तय किया, तो वो 40 तो मैक्सिमम करके तय हुआ होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो 50 तय करके हुआ होगा और 40 पर सबको दबा करके 40 कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इस सवाल के जवाब को इसी रूप में समझा जाए कि हम एक ब्रॉडर एस्पेक्ट के लिए, बड़े लक्ष्य के लिए हम एनडीए के साथ हैं, निस्वार्थ भाव से, समझा जाए। ठीक है, ये तो वक्त आने पर हम आपसे बात भी करेंगे, लेकिन राहुल जी एक और चर्चा है। वक्त की जब आप बात करती है तो मैं पिछले 1.25 साल से सही साबित हो रहा हूँ। नहीं, यहाँ पर हम आपको टोकेंगे कि आपने तो ये भी कहा था कि नीतीश कुमार की वापसी नहीं होने जा रही है। गठबंधन पॉलिटिक्स में न दरवाजे बंद होते हैं न दरवाजे खुले होते हैं। लेकिन आपने तो कहा था कि वापसी नहीं होगी। नीतीश कुमार जी ने क्या कहा जी कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। इसका मतलब यह है कि उन्होंने रियलाइज किया
कि हमको जनता ने यहाँ मैंडेट दिया था। अच्छा, राहुल जी और हम ये गलत बताइए। दिशा में चले गए। ठीक है। तो अब हम जब गलती सुधार करके अब आ गए, अब उसका क्या मतलब फांसी दे देंगे? अच्छा, ये बताइए, कहा तो ये भी जा रहा है कि विलय कल कहा गया कि नाराज हैं, हाँ, ठीक है, जी, आज हमको कहा जा रहा है कि विलय किया जा रहा है। ये चीजें आपको याद होगा 1-1.5 महीने पहले भी चला था। बिल्कुल। मैं फिर से बहुत जिम्मेवारी से मैं ये बात कह रहा हूं कि राष्ट्रीय लोक जनता दल पंजीकृत पार्टी के तौर पर अपने सिंबल पर जो सीटें हमें बताई गई हैं उन्हीं सीटों पर हम इस लोकसभा चुनाव को लड़ेंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल है, वक्त बहुत कम है। आपको मालूम है ना कि इस वक्त ईडी से पूछताछ चल रही है, लालू परिवार अंदर है और कई घंटों से पूछताछ जारी है और कहा जा रहा है वहां पर जितने भी कार्यकर्ता मौजूद हैं सब कह रहे हैं कि हम समझ गए हैं कि हमसे बदला निकाल लिया गया है। आप लोगों पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि साजिश हो रही है लालू परिवार के खिलाफ। मुझे दुख होता है कि आदरणीय लालू जी ने अपने जीवन काल में बिहार के लोगों के साथ इतना धोखा किया है कि दुर्भाग्य है कि इस उम्र में भी उनको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ रहा है। और दुर्भाग्य उससे ज़्यादा ये है कि आज रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया है कि मेक माई वर्ड, इसका मतलब आप किसको धमकी दे रहे हैं? ये धमकी देने की जो राजनीति है ये 90 से 2005 इस बिहार के हजारों लोगों ने झेला है। ये कहा है कि चाहे वो फिरौती के लिए किसी की हत्या की गई हो, चाहे अपहरण किया गया हो, यही धमकी वाले जो अंदाज में जो ये पॉलिटिक्स करते हैं कि हमें फिरौती दोगे तो बचे रहोगे, नहीं तो नहीं बचोगे, तो ये धमका रहे हैं पूरे बिहार को। क्राइम ये करते हैं और बिहार नहीं भुगतेगा, इनको भुगतना पड़ेगा। और दुर्भाग्य ये है कि इस परिवार के 9 सदस्य किसी न किसी मामले में चार्जशीटेड हैं। ऐसा परिवार पूरे देश के अंदर आपको खोज करके दिखा दीजिए, पूरे देश के अंदर। और अगर लगता है कि भाई ईडी सीबीआई सिर्फ बीजेपी के लिए काम कर रही है, तो हर स्टेट के पास भ्रष्टाचार निरोधक अपनी संस्था होती है। कर्नाटक में भी है, केरल में भी है, मध्य प्रदेश में भी कुछ दिनों तक सब कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन इधर हुआ और उधर जो है ईडी की कार्रवाई क्या आज हो रही है? जी, क्या झारखंड के सीएम को 10 बार नोटिस नहीं दिया गया? क्या तेजस्वी जी को 3 बार नोटिस नहीं दिया गया? क्या कई डेट के गड़बड़ होने मतलब नहीं शामिल होने के बाद 29 और 30 का डेट रखा गया और सीबीआई में एक और मामले में 7 तारीख का डेट रखा गया है? ये पूरे देश के अंदर अकेला ऐसा परिवार है जिसके हर व्यक्ति को किसी न किसी मामले में चार्जशीट किया हुआ है। आप तमाम राज्यों में चले जाइए, हर किसी का एंटी करप्शन ब्यूरो होता है। अगर बीजेपी के लोगों ने चोरी की है जैसा आप कहते हैं, ईडी सीबीआई टूल की तरह काम करती है, तो आपकी एजेंसी क्या कर रही है? आप भी इस्तेमाल करिए, आप भी इस्तेमाल कीजिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है राहुल जी ने। देखिए, बड़ी बड़ी बातें कह दी और हर इल्जाम का पुख्ता जवाब भी दिया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।